हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। मैं पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9, ठीक है, संक्रामक रोग एवं उसके उपचार के बारे में जो है क्वेश्चन लेके आए हूँ, जिसमें हम आज जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें क्वेश्चन और भी जो छोटे वाले होते हैं, लघुत्तरीय जो होते हैं वो भी हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, टिटनेस किस जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। फैलता है। टिटनेस किस जीवाणु द्वारा फैलता है अथवा टिटनेस के कारण लिखिए। मैंने कौन से कारण हो सकते हैं और या फिर कैसे फैलता है। तो उत्तर है कि टिटनेस बैसिलस द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? बैसिलस के द्वारा फैलती है। टिटनेस बैसिलस के द्वारा फैलती है। दूसरा क्वेश्चन है, टिटनेस को रोकने से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। टिटनेस को रोकने में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? उत्तर है एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। उत्तर क्या है? एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, चेचक का उद्भवन काल कितने समय का होता है। चेचक का उद्भवन काल कितने समय का होता है? उत्तर है इसका, चेचक का उद्भवन काल 10 से 14 दिन का होता है। ओके, कितने दिन का होता है? 10 से 14 दिन का होता है। ओके, 10 से 14 दिन का होता है। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग क्या है? रोग फैलने से क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है, रोग फैलने के क्या क्या स्रोत हैं। संक्रामक रोग क्या है और संक्रामक रोग फैलने के क्या क्या स्रोत हैं। तो इसका उत्तर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग फैलने के अनेक स्रोत हैं, जैसे जल एवं आहार के माध्यम से, वायु के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा एवं रक्त के माध्यम से आदि। 2 संक्रामक रोग हैं, चेचक व खसरा। ठीक है, 2 ऐसे संक्रामक रोग हैं, चेचक और खसरा, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाले रोग को इसे कहते हैं। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं? एक दूसरे से, मैंने कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाले ये रोग हैं। कौन कौन से रोग हैं? चेचक और खसरा। और कैसे ये फैलता है? तो संक्रामक रोग फैलने के अनेक स्रोत हैं, जैसे जल एवं आहार के माध्यम से, वायु के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा एवं रक्त के माध्यम से आदि। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। काली खांसी के लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। काली खांसी के लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। उत्तर है, यह रोग पहले गले में दर्द और जुकाम से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? यह रोग पहले गले में दर्द और जुकाम से प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आँख और नाक से पानी बहता है और मुख लाल हो जाता है। कभी कभी बुखार भी हो जाता है। बच्चों को प्रारंभ में ही कुक्कर खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। ठीक है, काली खांसी के लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखना है इसमें।
तो क्या है उपाय कि यह रोग पहले गले में दर्द और जुकाम से प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आँख और नाक से पानी बहता है और मुख लाल हो जाता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। बच्चों को प्रारंभ में ही कुकुर खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। ठीक है। कुकुर खांसी में जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, भौ भौ भौ, फिर पटा जाते हैं, फिर भौ 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 करते हैं, तो वही इसमें होता है। मैंने कि लोग पूरा खुल के खांस नहीं पाते हैं, खांसते खांसते जो है ना वो रुक जाएंगे, पूरा लगेगा जैसे कि आप हमेशा कुछ फंसा हुआ है, इस टाइप का महसूस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। सॉरी, हाँ, छठवां क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है निसंक्रामक पदार्थ का क्या अर्थ है? निसंक्रामक पदार्थ का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका, निसंक्रामक एक ऐसा पदार्थ या क्रिया होती है जिससे वायु या वातावरण को रोगाणु मुक्त किया जा सके। निसंक्रामक बने कि जिससे संक्रामकता न फैले। ठीक है, तो निसंक्रामक एक ऐसा पदार्थ या क्रिया होती है जिससे वायु या वातावरण को रोगाणु मुक्त किया जा सके। आठवां क्वेश्चन है मच्छर से बचने के उपाय लिखिए। उत्तर है मच्छर से बचने का प्रमुख उपाय यह है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखें, कहीं पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि नमी एवं सीलन के कारण ही मच्छर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है रोग के उद्भवन काल से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है वह समय जो किसी रोग के शरीर में प्रविष्ट होने से लेकर रोग के लक्षण प्रदर्शित होने तक लगता है, संप्राप्ति काल कहलाता है। ठीक है, हाँ, हम लोग 9वें क्वेश्चन पे थे ना, रोग के उद्भवन काल से क्या तात्पर्य है? तो वह समय जो किसी रोग के शरीर में प्रविष्ट होने से लेकर रोग के लक्षण प्रदर्शित होने तक लगता है, उसे संप्राप्ति काल जो है कहा जाता है। ठीक है, मैंने कि जो ऐसे जैसे जुकाम होना रहता है तो हमारे गले में खराश जैसी महसूस होने लगती है, उसके दूसरे दिन या फिर कुछ घंटे बाद जो है हमें नाक से पानी बहने लगता है, बुखार जैसा समझ में आने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है। तो जो हमारे गले में जो खराश हुई, जो हमको मैंने कि समझ में आया कि मुझे जुकाम हो सकता है, तो उस समय से ले करके और जब आपको ये सिस्टम समझ में आने लगे कि अब मुझे जुकाम हो गया है, तो उस बीच के जो समय होता है उस बीच को उद्भवन काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उत्तर है विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को रोग प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर की इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह जन्मजात क्षमता है जिसके कारण शरीर रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर उनसे संघर्ष करता है और इस संघर्ष में शरीर जीत जाता है। माने कि आपके शरीर में कितनी क्षमता है रोगाणुओं से लड़ने के लिए, और रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ही जो होते हैं ना, वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। ठीक है, अगर उसकी कमी होती है तो फिर हमारा शरीर जो है हार जाता है और रोग जो है हमें पकड़ लेता है। जैसे आप देखते होंगे कि मच्छर काटते हैं ना, या फिर चींटी काटती है, तो वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे फूल जाता है ना, सूजन जैसा हो जाता है। तो जो सूजन होता है ना, वहाँ पे वही वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो इकट्ठा हो जाते हैं आप वहाँ पे, और जो जहर होता है ना उसका, मैंने मच्छर का या फिर चींटी का, तो उससे वो लड़ते हैं और उसको वहीं पे मार के ख़त्म कर देते हैं। जबकि जिसमें ये क्षमता नहीं होती, उसके शरीर पे आप लोग देखे होंगे कि दाने निकल आते हैं और वो बहुत दिनों तक रह जाते हैं। लोग खुजला देते हैं तो वहाँ पे फोड़े फुंसी होने का भी डर बना रहता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है? डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है? उत्तर, डीपीटी का टीका पोलियो, खसरा, टाइफाइड एवं टीटनेस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, क्षय रोग के लक्षण लिखिए। क्षय रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग के लक्षण लिखिए। क्षय रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? उत्तर है, पहला लक्षण है इसका, हल्का हल्का बुखार आता है। दूसरा है, भूख कम लगती है। इस रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि क्षय रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो क्षय रोग के लक्षण होते हैं कि उसमें हल्का हल्का बुखार होता है और भूख कम लगती है। ठीक है, और क्षय रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? 13वां क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। ओके, 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, अथवा 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। मैंने कि 2 लिखिए या फिर 4 लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है आपका कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग है क्षय रोग, काली खांसी, चेचक, खसरा। ओके, चार संक्रामक रोगों के नाम हैं। मैंने कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो उसका तो आंसर ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, और संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? 4 रोगों के बारे में लिखना है। तो पहला रोग है क्षय रोग, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है चेचक और चौथा है खसरा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अरे चौथा कह रहे हैं, 14वें क्वेश्चन पे। ओके, 14, क्षय रोग के कारण और रोकथाम लिखिए। उत्तर है, इस रोग का जीवाणु ट्यूबरकिल बैसिलस होता है। मक्खियाँ भी इस रोग के जीवाणुओं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और इस रोग को फैला देती हैं। ठीक है, क्षय रोग जो होता है इसको मक्खियाँ भी फैलाती हैं। इस रोग का जीवाणु ट्यूबरकिल बैसिलस होता है, यानी कि जीवाणु का नाम क्या है? ट्यूबरकिल बैसिलस। और मक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियाँ भी इस रोग के जीवाणुओं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और फैला देती हैं। जैसे कि अधिकांशतः आप लोग देखते होंगे कि भोजन पे अधिकांशतः बैठती हैं मक्खियाँ, भोजन पे, पानी पे, या फिर कहीं भी गंदी जगहों पे बैठती हैं, तो वहाँ से बैठी रहती हैं, फिर आके आपके भोजन पे बैठ जाती हैं। आप वही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो आप जो है वैसे बीमार हो जाते हैं। अधिकांशतः मैंने कि अगर कुछ नहीं होता तो उल्टियाँ होने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पहले इसका रोकथाम देख लेते हैं। ठीक है,
प्रत्येक शिशु को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। दूसरा रोकथाम क्या होना चाहिए कि क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। ठीक है, क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। अगर किसी को क्षय रोग है तो हमें उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खांसी से, छींक से, उसके भोजन से इत्यादि से फैल सकता है। वो पानी पी के रख रहा है तो हो सकता है कि बच्चे आसपास हो तो उस पानी को उठा बच, क्योंकि बच्चे इस बात का ध्यान तो देते नहीं है कि बस उनको पानी पीने से रहता है, गिलास में कटोरी में कहीं पानी पड़ा हुआ है बस पी जाएंगे। तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसे रोगी हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। और जो रोगी हैं उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी वजह से किसी और को दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया के लक्षण लिखिए। ओके, मलेरिया के लक्षण लिखिए। इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर है जो बार बार उतरता व चढ़ता है। बुखार चढ़ते समय ठंडी लगती है, रोगी कांपता है, पित्त व वमन होता है, सिर भारी होता है। ठीक है, इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर है जो बार बार उतरता व चढ़ता है, बुखार चढ़ते समय ठंड लगती है, रोगी कांपता है, पित्त व वमन होता है। ठीक है, सिर भी भारी होता है। चलिए आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, अथवा विषाक्त भोजन क्यों हो जाता है, माने भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। आंसर है इसका, भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण इसमें जीवाणुओं को पनपने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मैंने भोजन बना के अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो मक्खियाँ वगैरह, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, ये सब आके बैठ जाते हैं, कीट पतंगे हो गए, तो इनसे क्या होगा, हमारा भोजन जो है अशुद्ध हो जाएगा, जिससे हमारा भोजन विषैला हो जाएगा। ठीक है, अब भोजन विषैला हो जाएगा तो भोजन हमें नुकसान करेगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं। भोजन बनाने में उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण इन जीवाणुओं को पनपने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर बहुत देर तक भी अगर हम भोजन रख देते हैं बना के तो उससे भी हमारे भोजन में जीवाणु पनप जाते हैं। ठीक है, जीवाणु युक्त एवं विषैला भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा कभी कभी प्राण घातक भी सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए हम अगर अच्छे से उसको साफ करके भी नहीं बनाए तब भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने कि भोजन बना रहे हैं और उसमें हम उसकी शुद्धता का ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे भी हमें बीमारियां पकड़ सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। मलेरिया से बचने के उपाय लिखिए। मलेरिया से बचने के निम्न उपाय हैं। मलेरिया से बचने का प्रमुख उपाय मच्छरों से शरीर की रक्षा करना तथा मच्छरों को नष्ट करना। दूसरा है शहर एवं गांव के आसपास पानी के गड्ढों व तालाबों को मिट्टी से भरवा दिया जाए। ठीक है, मलेरिया से पहला बचने का उपाय है कि प्रमुख उपाय मच्छरों से शरीर की रक्षा करना तथा मच्छरों को नष्ट करना। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम मच्छरदानी लगा के सोएं, या फिर कोई ऐसा जो पेस्ट वगैरह मिलता है उससे आप लगा के बाहर काम कर सकते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटे। इस समय तो सबसे अच्छा वो क्या बोलते हैं, नवरत्न तेल होता है या फिर हिमगंगे होता है, आप उसको अपने शरीर में लगा लीजिए, फिर मच्छर आपके पास भटकते भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए वैसे तो साफ सफाई अगर हम रखें तो सबसे बेहतर है। ठीक है, नहीं अगर हम कहीं गए हैं अचानक से और वहाँ पे हमें मच्छरों का डर है तो उस समय हम ये काम कर सकते हैं कि अपने शरीर में वो तेल लगा लें या फिर मच्छर अगरबत्ती लगा लें। ठीक है, और नहीं अगर आपके आसपास की व्यवस्था है तो उसे आप चाहें तो उसे अच्छे से साफ रखें ताकि मच्छर आपके गांव में पनपे ही नहीं, आपके आसपास ना रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे।
निसंक्रमण से आप क्या समझती हैं? 2 निसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। आंसर है स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणु या जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है। ये निसंक्रामक पदार्थ है फिनाइल और डीडीटी। ठीक है, निसंक्रामक पदार्थ होने के इससे आप लोग सुने होंगे कि जब प्रोग्राम होता है शहरों में, गाँव में, तो वहाँ की जो नोट फेडरिया होती है, जो नगर पालिका होती है, वो इसका छिड़काव करती है पूरे गली गली में। ठीक है, और आप लोग घर में भी देखे होंगे कि फिनाइल डाल करके जो है हम अपने फर्श की सफाई करते हैं, या फिर हॉस्पिटलों में भी आप फिनाइल को यूज करते हुए आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से इनका यूज करना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आगे के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में डालते हैं। आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।